देखिए हम लोग हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ रहे थे और आप लोग को हिंदी कहानी का इतिहास बहुत ही अच्छे से डायग्राम से बना के समझा दिए थे। उसके बाद हम लोग पेपर 1 से पेपर 2 में प्रवेश कर चुके थे, जो कि पेपर 2 में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां प्रेम मंजूषा पुस्तक याद है ना, आप लोग को दिखाए भी थे प्रेम मंजूषा पुस्तक। प्रेम मंजूषा पुस्तक आप लोग को दिखाए भी थे, उसमें प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां जो कि कुल 16 कहानियां हैं और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कहानियां वो भी बताए थे। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर जो लोग नहीं देखे मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रेम मंजूषा से वो सब लिखवा दिए और उन प्रश्नों का अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझा दिए। और हाँ, एक लोग कमेंट किए थे कि सर पीडीएफ दे दीजिए। देखिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके उन प्रश्नों का उत्तर भी लिख लीजिएगा और अच्छे से अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। देखिए मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है, मैं यूट्यूब पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना उसमें टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और टेलीग्राम का लिंक मैं वहां डाल दिया हूँ, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। उसके बाद वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद मैं जो जो आप बोलेंगे सबका पीडीएफ वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे जो मैं आप लोग को ना बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और यहाँ से आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यही नोट्स आप लोग को एग्जाम में काम देगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ से भी नोट्स बनाते चलिए और जो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा, जो जो आप लोग बोलेंगे जो जो प्रश्न का उत्तर वो भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। अब देखिए उन प्रश्नों का जो प्रश्न आप लोग लिखाए हैं, जो जो आप बोलेंगे सबका मैं उत्तर वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग फिर से पेपर 1 में आ जाएंगे, क्योंकि अभी 3 युग बचे हैं जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तर प्रेमचंद युग, देखिए उसके बाद एक छोटा सा और है नई कहानी 1955 से 1960, उसको भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए उत्तर प्रेमचंद युग जो कि टाइम है 1936 से 1955। देखिए उत्तर प्रेमचंद युग क्या कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की कहानी आ जाती है। यहां से उत्तर प्रेमचंद का युग 2 रास्ता हो जाता है। अब वो 2 रास्ते कौन कौन से, देखिए यहां से उत्तर प्रेमचंद युग 2 प्रकार की कहानियों में आ जाता है। जो पहली कहानी वो प्रगतिवादी कहानी है और जो दूसरी कहानी वो मनोविश्लेषणवादी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। तो देखिए जो पहली है वो है प्रगतिवादी कहानी, प्रगतिवादी कहानी, और जो दूसरा है मनोविश्लेषणवादी कहानी। देखिए प्रगतिवादी कहानी में जो प्रमुख लेखक हैं, देखिए पहले तो ऐसे समझिए प्रगतिवादी कहानी में जो प्रमुख लेखक हैं, पहले नंबर पर आते हैं। देखिए इसमें ना प्रगतिवादी आप लोग को कहीं भी दिखे, ऐसे समझिए प्रगतिवादी आप लोग को कहीं भी दिखे आप लोग समझ जाइए कि मार्क्सवादी कहानियां, मार्क्सवादी कहानियां। अब देखिए मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद कुछ नहीं बस कार्ल मार्क्स, आप लोग नाम सुने होंगे, कहीं भी दिखे आप लोग तो कार्ल मार्क्स, जो कि इनका जन्म 1818 में इनका जन्म हुआ था और जर्मनी में 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब जर्मनी से इन्हें निकाल दिया गया तो ये लंदन चले गए और लंदन में वहीं पढ़ाई लिखाई की, फिर वहीं पे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में हो गया। अब देखिए कार्ल मार्क्स के मतलब ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है ना बहुत ही प्रसिद्ध विचारधारा है। आप लोग को मतलब मोटा मोटा बता दे रहे हैं यहाँ पे, बाकी जब दिव्या पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोग को ये प्रगतिवादी और विस्तार से बताएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे बताने लगे टाइम बहुत कम है तो आप लोग को ना मेन बता देते हैं, तो ऐसे समझिए। देखिए इसमें जो प्रगतिवादी कहानी में जो आते हैं ये बता देते हैं। पहले देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए पहले। देखिए जो पहले नंबर पे है यशपाल जी, जो प्रमुख लेखक हैं यशपाल, प्रगतिवादी कहानी में यशपाल जी है। देखिए वही यशपाल जी हैं जो कि हम लोग के पाठ्यक्रम में सिलेबस में लगा है, दिव्या उपन्यास ना, दिव्या भी आप लोग पढ़ेंगे जब, तो वही यशपाल जी हैं जिन्होंने दिव्या उपन्यास लिखा है। और जो दूसरे नंबर पे हैं देखिए यशपाल जी हो गए, और दूसरे नंबर पे नागार्जुन, नागार्जुन, और जो तीसरे नंबर पे हैं वह है रांगे राघव। ये प्रमुख लेखक हैं प्रगतिवादी कहानी के। अब देखिए
देखिए प्रगतिवादी कहानी कहीं भी देखिए आप लोग समझ जाइए कि मार्क्सवादी कहानी की बात हो रही है। और मार्क्सवादी कहानी का बस मोटा मोटा इतना माइंड में रखिए कि जो गरीबों और मतलब समाज के वंचित वर्ग के पक्ष में खड़ा हो, जो समाज के वंचित वर्ग के पक्ष में खड़ा हो, बस उसे ही हम लोग मार्क्सवादी कहानी बोल देंगे। ये मोटा मोटा आप लोग को बताए हैं कि जो समाज के वंचित वर्ग नहीं होते, चाहे वो मजदूर हो गए, चाहे वो किसान हो गए, चाहे जो भी हो गए समाज के वंचित वर्ग, उनके पक्ष में जो खड़ा है उसे हम मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। अब देखिए मार्क्सवादी का आप लोग कुछ पॉइंट बता देते हैं इसके विचारधारा। देखिए इनमें मुख्य विचारधारा आप लोग याद रख लीजिए। देखिए पहला तो है ऐतिहासिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है विचारधारा, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद, देखिए कहीं भी ऐतिहासिक भौतिकवाद दिखा मिल जाए तो आप लोग समझ जाइए कि मार्क्सवाद की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे भौतिकवाद का क्या मतलब है, मोटा मोटा यहाँ समझ लीजिए कि भौतिकवाद का मतलब ऐसे समझिए कि ना तो ईश्वर है, ना परमात्मा, ना स्वर्ग, ना नरक, तो कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना परमात्मा, ना स्वर्ग, ना नरक, जो कुछ भी यही दुनिया अंतिम है, यही सत्य है, यही दुनिया अंतिम है, यही सत्य है। तो ये हुआ मोटा मोटा भौतिकवाद का मतलब। अब देखिए अगर ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब कहें तो अर्थात जो ऐसे समझिए कि तो मनुष्य के पूरे इतिहास को भौतिक आधार मान के समझा जा सकता है। अब देखिए और जो दूसरा है वह है द्वंद्वात्मक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और जो तीसरा पॉइंट है, ये सब ना और विस्तार से आप लोग को जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, क्योंकि अभी यहाँ समझाने में बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि अभी देखिए और जो तीसरा है, देखिए मार्क्सवाद क्या कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, मार्क्सवाद की क्या विचारधारा है कि उनका कहना यह है कि मतलब उनका विचारधारा यह है कि सब कुछ ना संसाधन, मतलब संसाधन का खेल है। अर्थात जो संसाधन पे कब्जा कर लिया वो हैव्स हो गया, जो नहीं कर पाए वो हैव्स नॉट। अर्थात यहाँ ना ऐसे समझिए कि उनका ये कहने का मतलब है कि सब कुछ जो खेल है वो संसाधन का खेल है। अर्थात संसाधन हैव्स या हैव नॉट, मतलब अमीर और गरीब, मतलब जो संसाधन पे कब्जा कर लिया वो अमीर हो गया, जो नहीं कर पाया वो गरीब रह गया। तो ये कहने का मतलब है कि देखो हैव्स मतलब शोषक और हैव नॉट्स मतलब शोषित, मतलब अमीर गरीब, ये सरल भाषा आप लोग को बता रहे हैं, अमीर और गरीब। देखिए फिर यहाँ पे जो है मार्क्सवाद का जो विचारधारा है उनका ये कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग हैं उनको ना अनिवार्यता वो लोग शोषक मानते हैं। जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, उनका मतलब जो विचारधारा है वो ना क्या कहते हैं कि इनको जो है अमीर लोगों को शोषक मानते हैं कि, और इनको मतलब ये शोषण और दमन को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अमीर के लोग मतलब कार्ल अमीर को शोषक मानते हैं और जो शोषण और दमन है इसको खत्म करना चाहते हैं। वो भी कैसी क्रांति से, और कौन सी वाली क्रांति, हिंसक वाली क्रांति से खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी कहते हैं नहीं मार्क्स, हिंसक वाली नहीं अहिंसा वाली। तो मार्क्स कहते हैं नहीं बापू आप अपना देखिए, अहिंसा वाली, हम तो हिंसा की क्रांति करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा भी दया भाव नहीं दिखाते हैं कार्ल मार्क्स अमीरों के प्रति। वो कहते हैं कि इन्हें शोषक मानते हैं, अमीरों को ये शोषक मानते हैं और कहते हैं इनका मतलब शोषण और दमन खत्म करना, वो भी किससे, हिंसक वाली क्रांति से। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा हैव्स और हैव नॉट्स कि अमीर और गरीब। और जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा वो क्या है कि ये अमीर को शोषक मानते हैं और उन शोषण और दमन को खत्म करना चाहते हैं, वो भी हिंसक क्रांति से। अब देखिए फिर क्या कहते हैं मार्क्स विचारधारा फिर क्या कहती है कि यही जो है शोषण और दमन मतलब हिंसक क्रांति से जब हम लोग खत्म कर देंगे फिर एक समाजवाद की स्थापना होगी, एक समाजवाद की स्थापना होगी जो कि एक लंबे समय के बाद साम्यवाद हो जाएगा, साम्यवाद हो जाएगा। अब देखिए मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि विस्तार से इतना बता दिए हैं फिर भी। अब देखिए अब आगे हम लोग समझते हैं मनोविश्लेषणवादी कहानियां। मनोविश्लेषणवादी कहानियां, अब देखिए मनोविश्लेषणवादी कहानियां में इतना समझिए कि देखिए मन का विश्लेषण करना,
मन का विश्लेषण, इसका सरलता मतलब, इस मनोविश्लेषणवादी का सरलता मतलब है एकदम मन का विश्लेषण करना। अब देखिए इसमें ना तीन व्यक्ति हैं, आप लोग तीन व्यक्ति का नाम याद रखिए, सिगमंड फ्रॉइड, देखिए इनको ना फ्रॉइड पढ़ते हैं, सिगमंड फ्रॉइड, और जो दूसरे व्यक्ति हैं एडरल, और जो तीसरे व्यक्ति हैं युंग। देखिए इनका नाम ना कहीं कहीं युंग का कहीं कहीं चुंग दिखता है, कहीं कहीं जुंग दिखता है, युंग कहीं नाम, कहीं जुंग, कहीं जंग, कहीं युंग, तो हर जगह पे इनका अलग अलग नाम दिखता है, तो यहाँ हम लोग युंग लेके चलेंगे, कार्ल युंग। अब देखिए वैसे तो मनोविज्ञान में सब मतलब कई सारे लोग हैं, बट मनोविज्ञान में जो इन लोगों का संप्रदाय है उसका नाम पड़ा मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवाद, जो इन लोगों का संप्रदाय इन लोगों का है। अब देखिए मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब देखिए जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने मन को तीन भागों में बांटा, सिगमंड फ्रॉइड मन को तीन भागों में बांटा। देखिए एक है चेतन, और एक है, देखिए चेतन को ना कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस, और एक है अवचेतन जिसे हम लोग सब कॉन्शियस बोल देते हैं, और एक है अचेतन जिसे हम लोग अनकॉन्शियस बोल देते हैं, अनकॉन्शियस बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चेतन क्या है, देखिए डायग्राम से समझाते हैं आप लोग को। देखिए ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, देखिए ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है इन्होंने इसे चेतन बोल दिया। देखिए चेतन का क्या मतलब है, चेतन का बस इतना सिंपल सा मतलब है कि जब हम कुछ भी मतलब काम करें, मतलब मुझे पता हो, मतलब खुद को पता हो, मन को पता हो, अर्थात चेतन अवस्था जब मन मतलब जागरूक हो, जब मन दिमाग जब जागरूक हो, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं पता हो, अर्थात जब हम ये लिख रहे हैं मुझे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं लिख रहा हूँ, तब मैं खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, मुझे पता हो, तो ये चेतन हुआ था। जो कुछ भी हम लोग करें सब कुछ मतलब पता चले, खुद को, मन को मतलब पता चले, तो वो चेतन में आ जाएगा, अर्थात कोई भी कार्य करें पता चले। देखिए चेतन मतलब उसी ना कॉन्शियस माइंड कहते हैं कि चेतन अवस्था, चेतन मन। तो चेतन मन किसे हम लोग कहेंगे, अर्थात जो कुछ भी हम लोग करें और पता रहे तो उसे हम लोग चेतन कह देंगे। अब देखिए चेतन में ना इच्छाएं आती रहती हैं, ये इच्छाएं तीन तरह की होती हैं, एक तो होती है जो कि पूरी हो जाती है इच्छाएं, और दूसरी होती है जो अभी नहीं बाद में पूरी होती है, और जो तीसरी होती है वो पूरी ही नहीं होती है, कभी नहीं होती है। तो ऐसे समझिए कि जो चेतन में है वो उसमें ना इच्छाएं आती रहती हैं, ये सामान्य बात है, और ये पूरी भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और पानी प्यास लगा, गए तुरंत पानी पी के चले आए, तो इच्छाएं पूरी हो गई ना, वो चेतन में जो है इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और जो दूसरा भाग है ये वाला जो हिस्सा बोल देंगे इसको ना, इसमें इच्छाएं ना, इसमें इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसमें इच्छाएं ना दबा ली जाती है, अभी नहीं बाद में पूरी होंगी। जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और पानी प्यास लगा, हम नहीं जाएंगे, अभी अपनी इच्छा को हम दबा लेंगे, बाद में पानी कि 1-2 घंटे बाद जाएंगे, अभी नहीं 3 घंटे बाद जाएंगे, 4 घंटे बाद जाएंगे। मैं क्या किया, मैं अपनी इच्छाओं को यहाँ पे दबा लिया, और जब इच्छा को दबा लिया तो उसी को हम लोग मतलब यहाँ पे अवचेतन बोल देते हैं, अवचेतन, अर्थात इसमें इच्छा जो है, इच्छाएं इसमें दब जाती हैं और अभी ना पूरी होकर इच्छा वो बाद में पूरी होती है। मेरे कहने का मतलब क्या आप लोग समझ रहे हो ना, इसमें इच्छाएं दबा ली जाती हैं, अभी पूरी ना होकर के बाद में पूरी होती है, कि अभी पानी प्यास लगा, अभी नहीं जाएंगे, 3 घंटे बाद जाएंगे तब पूरी, तब इच्छा पानी पिएंगे तब इच्छा पूरी हो जाती है, तब इसमें इच्छाएं दबा ली जाती हैं, अभी नहीं बाद में पूरी होती है। तो ये मेरे ख्याल चेतन और चेतन समझ में आ गया होगा। और जो तीसरा है जिसमें इच्छाएं ना अभी पूरी होती है ना बाद में पूरी होती है, कभी नहीं पूरी होती है, तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं अचेतन, अनकॉन्शियस। तो अभी ना पूरी होकर के मतलब कभी नहीं पूरी होती, ये वाला जो है इतना, ये वाला मतलब अभी नहीं पूरी होंगी मतलब कभी भी नहीं पूरी होंगी। इसमें ऐसी इच्छाएं आती है, कहते हैं कि इसमें ऐसी इच्छाएं आती है पूरी करने की बहुत दूर की बात है, अगर मन में आ भी गया तो वो मतलब अनैतिक माना जाता है, कहने मतलब जो कि ऐसे समझिए, जो देखिए इसमें अचेतन में देखिए
जो अचेतन है इसमें इच्छाएं ना कभी नहीं पूरी होंगी, मतलब ना अभी पूरी होंगी ना बाद में पूरी होंगी, कभी भी नहीं पूरी होंगी। देखिए जो कि इसमें इस प्रकार की इच्छा आती है जो कि ना कि आप कभी अपने दोस्तों को बताते हैं, जो आपके एकदम खास मित्र होते हैं उनको भी आप नहीं बताते हो, इसमें इस प्रकार की इच्छाएं आती है जो कि अनैतिक होता है। देखिए सिग्मंड फ्रॉइड क्या कहते हैं कि इसमें ना काम इच्छाएं आती है, जो कि देखिए काम चेतना इतनी आवारा किस्म की है कि वो किसी के भी प्रति हो सकती है। जैसे मान लीजिए सगोत्र, जो कि समाज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर इनके बारे में आप लोग संबंध बनाना को सोचते भी हो, अगर इनके बारे में संबंध, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिग्मंड फ्रॉइड कहते हैं कि इनके बारे में अगर संबंध बनाने के सोचते भी हो तो जो कि ये अनैतिक है, समाज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए इसमें जो इच्छा है वो मतलब दबती चली जाती है, जो कि कभी पूरा ही नहीं हो सकती, दबती चली जाएंगी। तो ये देखिए काली, ये काला जो गुफा मामला है, ये जो कि एक गेट लगा है और वहां पे एक चौकीदार बैठा है, ये मैं नहीं, ये सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं और इन्होंने चौकीदार का एक सिद्धांत भी दिया है। तो यहाँ पे एक गेट लगा है और चौकीदार बैठा है और इसमें मतलब कि इच्छाएं आ सकती हैं बट बाहर नहीं जा सकती, इसमें आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। तो जो चौकीदार है अब वो मतलब रूप बदल के इच्छाएं बाहर, मतलब रूप बदल के निकल सकती है बट वैसे नहीं निकल सकती है। तो जो कि चौकीदार को जानते हो आप लोग, रूप बना के जाओ तो कोई भी बाहर निकल सकता है, तो उसने भी यही बताया गया कि रूप बदल के मतलब बाहर निकल सकती है इच्छाएं। जैसे मान लीजिए स्वप्न या कल्पनाएं में मतलब ये रूप बदल सकती हैं, बाकी इच्छाएं यही दबी रहती हैं, जब रूप बदलेंगी तभी निकलेंगी। बताया ना, जैसे स्वप्न में, जैसे इन्होंने मतलब ये सिद्धांत भी दिया चौकीदार का सिद्धांत कि रूप बदल के बाहर निकल सकती है, जैसे स्वप्न में निकल जाए, कल्पनाएं में, तो इस प्रकार के बाहर निकल सकती है, बाकी वैसे नहीं निकल सकती। बाकी इस प्रकार की इच्छाएं यही दबी रहती हैं जो कि कभी पूरा नहीं हो सकती है, ये अचेतन के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए ये हो गया अचेतन, और इन्होंने जो चेतन को बताया, इन्होंने कहा कि ऐसे समझिए, इन्होंने कहा कि अगर आप कभी किसी भी व्यक्ति का अगर मूल्यांकन करते हैं, किसी भी व्यक्ति को देख के अगर आप उससे मतलब उसका मूल्यांकन कर देते हैं, कहा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत स्वभाव का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप 10% ही उस व्यक्ति को मतलब 10% ही सिर्फ चेतना के आधार पे आप उस व्यक्ति को मतलब बहुत अच्छा साबित कर दिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आप ऐसे देख के उससे अच्छा मान लिए, उसके बोल चाल भाषा स्वभाव से, तो आप केवल उसके 10% चेतना से ही मतलब उसका केवल 10% चेतना से ही आप उसे अच्छा माने, बाकी जो 90% बचा वो अवचेतन और चेतन का है। अब देखिए जो अवचेतन है वो केवल व्यक्ति जो अवचेतन है वो केवल 90% वो केवल व्यक्ति जानता है, आप नहीं जानते हैं वो कि मतलब उसका अंदर से वो कैसा है, वो केवल वो व्यक्ति जानता है। और जो अचेतन है वो व्यक्ति भी नहीं जानता है, ना आप ही जानते हैं कि वो कैसा है। तो ये इनका एक ये है विचारधारा। अब देखिए और इन्होंने क्या कहा देखिए इन्होंने इतना ये सिद्धांत दिया, उसके बाद इन्होंने और क्या कहा देखिए आगे बताते हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी में सिगमंड फ्रॉइड ने तीन शब्द मतलब मन के 3 भाग किए, चेतन, अवचेतन, अचेतन। उसके अलावा 3 शब्द की व्याख्या इन्होंने और की और बताया कि देखिए एक है ईड और एक है ईगो और एक है सुपर ईगो। देखिए ईड का मतलब देखिए यहाँ पे इच्छाएं, ईड का मतलब इच्छाएं। देखिए ईड का सरलता मतलब कि इच्छाएं, देखिए इच्छाएं मनुष्य और जानवर पशु दोनों में ईड में इच्छाएं आ जाएंगी, और इच्छाएं मनुष्य और जानवर दोनों में होती हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जो इच्छाएं होती हैं वह जन्मजात बच्चे में होती है कि नहीं। देखिए आप लोग को समझाते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया और 10-5 दिन का है, 5-10 दिन का है, उसके बाद वो रो रहा है, उसको आप एक बार ना ऐसे ऐसे करके सुला दीजिए, झूलना झुला के, फिर उसके बाद आप लोग अगर वो रो रहा है लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक आप लोग उसको ऐसे से झूलना नहीं झुलाएंगे तब तक वो सोएगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे में इच्छाएं मतलब बाद में नहीं बल्कि पहले ही होती है, बल्कि समय के साथ बदलती चली जाती है, समय के साथ बदलती चली जाती है। जैसे मान लीजिए
8-10 साल तक बच्चे को खिलौने की मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होती है। फिर उसके बाद 14 से 20 साल की उम्र में दोस्त बनाने की इच्छा होती है। फिर 23, 24, 25 की उम्र तक में बच्चों को कुछ और ही बनाने की इच्छा होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि मनुष्य के अंदर इच्छाएं होती है, बट उसमें समय के साथ मतलब परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ बदलाव होता है कि इस उम्र में ये वाली इच्छा, उस उम्र में ये वाली इच्छा। ये मतलब जन्म जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक इच्छाएं होती हैं। जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक इच्छाएं मनुष्य के अंदर रहती है। कभी ये इच्छा हुई खाने की, कभी वो इच्छा हुई खाने की, अर्थात ये इच्छाएं बनी रहती हैं। अब देखिए सुपर ईगो, देखिए सुपर ईगो में ऐसे समझिए कि इसमें क्या कहते हैं, नैतिक, सुपर ईगो में आ जाएगा नैतिक मन और संस्कार आ जाएगा, वही वाला संस्कार जो पेरेंट्स लोग बहुत बताए हैं बचपन में, या मैडम जी लोग बहुत से संस्कार या नैतिक मूल्य सिखाए हैं ना क्लास में, तो वही वाला है। अब देखिए हमारे मन में ना दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक ये ईड होता है और एक सुपर ईगो होता है। जो सुपर ईगो वाली इच्छाएं होती हैं वो नैतिक मन संस्कार वाला मतलब नैतिक मूल्य वाला होता है। और जो ईड होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, ईड ना इतना हावी हो जाता है सुपर ईगो पे कि सुपर ईगो का सुनता ही नहीं है। ईड कभी कभी इतना ही हो जाता है कि सुपर ईगो का सुनता ही नहीं है। तब इंसान, जब मनुष्य का ईड ईड जिसे हम लोग हिंदी में इदम कहते हैं, इदम और अहम, और इससे हम लोग परम अहम कह देते हैं सुपर ईगो को। अब देखिए जो ईड इतना हावी हो जाएगा, जब सुपर ईगो का नहीं सुनेगा तब मनुष्य अनैतिक कार्य करने लगता है। अब जैसे ईड में जितने भी मतलब आ जाएंगे, जैसे जो जो मतलब वो गैंग रेपिस्ट वगैरह नहीं होते, रेपिस्ट हो गए और जो चोर डाकू, वो सब जो आज जो मतलब जो रेपिस्ट या चोर डाकू ये सब जो आते हैं वो ईड में आते हैं, क्योंकि उनका ईड इतना हावी हो जाता है वो सुपर ईगो का सुनता ही नहीं है, तो वो इसमें आ जाएंगे। क्योंकि देखिए सुपर ईगो का है नैतिक मन संस्कार ये वाली इच्छा है, अर्थात ये ईड को रोकता है। सुपर ईगो ईड को ये अनैतिक कार्य, जो इनकी अनैतिक इच्छाएं होती हैं, जो वो सुपर ईगो रोकता है। बट क्या होता है कि जो ईड है वो इतना हावी हो जाता है सुपर ईगो का सुनता ही नहीं है। तब जब ईड ज्यादा हावी हो जाता है तब इंसान अनैतिक कार्य करने लगता है। तो जब उसके बाद देखिए जब जब ईड और सुपर ईगो का एक निश्चित मतलब एक संतुलन बिंदु, कहने का मतलब ये है कि ईड और सुपर ईगो मतलब ईड और सुपर ईगो के बीच एक समझौता हो जाता है। उसके बाद सुपर ईगो और ईड के बीच जब समझौता होता है एक संतुलन बिंदु बनता है, तो उसे ही हम लोग ईगो बोल देते हैं। ये तो देखिए फिर से समझाते हैं, ये तो हम लोग समझ लिए कि इच्छाएं और ईड जब इतना हावी हो जाए सुपर ईगो ना सुने तो ईड जो है वो इच्छाएं जो है वो अनैतिक कार्य करने लगता है। फिर उसके बाद हम ये बताएं कि ईगो क्या है। देखिए ईगो ये है कि जब ईड और सुपर ईगो के बीच मतलब एक समझौता हो जाए कि ठीक है, मतलब दोनों के बीच जब समझौता हो जाए फिर वो ईगो कहलाता है। अर्थात एक ये ना संतुलन बिंदु बन जाता है कि ईड और सुपर ईगो के बीच, तो वो हमारा ईगो कहलाएगा। मेरे ख्याल से ईड, ईगो, सुपर ईगो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी बार बताए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग ना नई कहानी पे आते हैं। देखिए नई कहानी, देखिए जो नई कहानी है, जो इसका टाइम है 1955 से 1960 तक है। जल्दी समझ लेते हैं इसको। देखिए नई कहानी की कुछ परिस्थितियां हैं, समझ लेते हैं पहले परिस्थितियां। देखिए इसकी परिस्थितियां क्या है। देखिए पहले तो नई कहानी जब लिखी जा रही थी देश आजाद हो गया था ना, देश आजाद हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि शहरीकरण मतलब शहर गांव जो है शहर बनने लगा, शहरीकरण होने लगा। तो क्या हुआ जब शहरीकरण होने लगा, इसमें ना जब लोग शहर में बसने लगे, और शहर की संस्कृति क्या है, देखिए शहर की संस्कृति क्या है कि वहां के लोग ना एक दूसरे से बोलते नहीं ज्यादा। वहां मतलब अजनबीपन, अकेलापन बहुत देखने को मिलता है। अजनबीपन या अकेलापन, अजनबीपन, अकेलापन बहुत देखने को वहां मिलेगा। वैसे ही समझ लीजिए कि शहर में आप लोग रह रहे हैं, अगर वहां पे अगर थोड़ा सा भी मान लीजिए चावल या कुछ भी घट गया, आप बगल मांगने जाएंगे तो नहीं देंगे लोग। और गांव में अगर एक मिर्ची घट गया आप लोग मांगने जाएंगे तो वहां लोग दे देते हैं। तो गांव में जो है ना ये अजनबीपन, अकेलापन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां गांव में मतलब सब मिलजुल के रहते हैं। और शहर में शहर की संस्कृति क्या है, कोई किसी से नहीं बोलता, ऐसे तो एक अजनबीपन, अकेलापन बना रहता है। अब जैसे कुछ दिन पहले
हम लिफ्ट में मतलब यहाँ मतलब जब अपने रूम से निकले थे तो लिफ्ट से जा रहे थे, और लिफ्ट में क्या हुआ कि दो चार लोग ऐसे खड़े थे, दो चार लोग खड़े थे। अब कोई अपना फोन चला रहा है, कोई ऐसे नीचे देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर इंसान मतलब फोन चला रहा है, जब फोन चलाते चलाते थक गया तो नीचे देखने लगा ऐसे। तो इंसान कब तक मतलब फोन एक ही फोन चलाएगा कि व्हाट्सएप कब तक देखेगा, तो जब नीचे देखने लगा मतलब किसी से बात नहीं कर सकता। बट ऐसे वहां की संस्कृत अजीब ही है कि मतलब बोलना नहीं है, नीचे देख लो वो सही है बट बोलना नहीं है किसी से। तो वहां की संस्कृत, मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां का संस्कृत अजनबीपन, अकेलापन को दर्शाता है कि वहां के लोग जल्दी किसी से बोलते नहीं है, तो इसलिए वहां पे अजनबीपन, अकेलापन बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब शहरीकरण शुरू हुई तो शहर की संस्कृति ये है। अब देखिए फिर इसमें क्या है कि महिलाएं शक्तिशाली होने लगी, महिलाएं शक्तिशाली होने लगी। देखिए महिलाएं तो पहले से ही शक्तिशाली थी, बट क्या हुआ कि महिलाएं कानून रूप से वैध रूप से शक्तिशाली होने लगी। कहने का मतलब यह है कि महिलाएं नौकरी करने लगी। अब महिलाओं के एक शक्ति मिल गई। अब जब इंसान नौकरी करने लगा, अब देखिए जब महिलाएं नौकरी करने लगी तो वो पुरुष के बराबर हो गई ना। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए नई कहानी में जो है, देखिए यहाँ पे जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे खोई हुई दिशाएं, जो कि एक दुनिया समानांतर में है। खोई हुई दिशाएं एक दुनिया समानांतर में है, और उसमें ना अकेलापन ये दिखाया गया है जो कि कमलेश्वर की है। और आप लोग को देखिए नई कहानी बता देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए तो मेरे कहने का मतलब कि नई कहानी में जो कहानियां हैं उसमें ना यही सब दिखाया गया है ज्यादातर। अब देखिए मुख्य केंद्र यही बनाया गया है। अब देखिए जो नई कहानी में लेखक आ जाएंगे वो आ जाएंगे, जो खोई हुई दिशा भी बताएं कमलेश्वर की, कमलेश्वर और मोहन राकेश आ जाएंगे, मोहन राकेश। और जो हमारे देखिए इसमें कमलेश्वर, मोहन राकेश, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मनु भंडारी जी भी हैं ना। तो ये सब जो है ये हमारे नई कहानी के लेखक प्रमुख रूप से हैं। तो जैसे हम लोग का एग्जाम आ गया ना, तो ऐसे लिखना है कि इसमें